गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प आईक्यू एकेडमी में। चलिए, आज है 26 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, 2030 तक भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार का संशोधित लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? $50 मिलियन की 68 मिलियन की $100 बिलियन की $150 बिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा $100 बिलियन। $100 बिलियन का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए, व्याख्या देख ले रहे हैं इसके बारे में। भारत और रूस के नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार की गति देते हुए 2030 तक व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर $100 बिलियन करने का निर्णय किया है। इससे पहले 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को $50 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार का $68.7 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। मॉस्को में आयोजित 26वें IRGC TEP सत्र में इस विस्तार पर चर्चा की गई है। देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी हैं और ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। देख लीजिए, तो $100 बिलियन का जो निर्धारित लक्ष्य था, मतलब निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। जी के फैक्ट देख लीजिए इससे जुड़ा हुआ। IRGC TEC या भारत और रूस के बीच व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए अंतर सरकारी आयोग है। याद रखिएगा, अगर कभी पूछे तो IRGC यहाँ से याद रखिएगा, इंडिया और रसिया। साध्यक्ष जो इसमें है, इसका भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव हैं। ये दो लोग हुए हैं अध्यक्ष। मुख्य बात देख लीजिए क्या है। भारत रूस से मुख्य रूप से तेल, पेट्रोलियम उत्पादक, उर्वरक और सूरजमुखी का तेल आयात किया जाता है। हम लोग यहाँ से आयात करते हैं, तो मुख्य रूप से तेल लेते हैं वहाँ से, रसिया से पेट्रोलियम उत्पादन और उर्वरक जितने भी हैं, खाद्य, ये सब हम रसिया से खरीदते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये लेटेस्ट न्यूज है, याद रखिएगा। भारत का पहला 59 किलोमीटर लंबा समर्पित हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक भारत के किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान के जोधपुर मंडल में। याद रखिएगा इसका राइट आंसर। राजस्थान के 59 किलोमीटर लंबा समर्पित हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक, जो रेलवे टेस्ट ट्रैक है हाई स्पीड वाला, वो राजस्थान के जोधपुर मंडल में विकसित किया जा रहा है। देख लीजिए, राजस्थान जोधपुर मंडल, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का पहला समर्पित हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में गुड़ा और ठठाना मिठवी यानी नावा क्षेत्र में पड़ता है। ठठाना मिठवी नावा क्षेत्र में पड़ता है के बीच बनाया जा रहा है। ये दोनों क्षेत्र आप याद रखिएगा, गुठा और ठठना के बीच बनाया जाए। 967.7 करोड़ रुपए की लागत वाला यह प्रोजेक्ट 2026 के अंत तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। यह 59 किलोमीटर लंबा ट्रैक वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों और रेलवे उपकरणों के प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर ग्राउंड स्तर होगा। यह ट्रायल 2027-28 में शुरू होगा हाई स्पीड ट्रेन के लिए। विकासकर्ता, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देख लीजिए, इसका निर्माण हुआ है RDSO अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, RDSO द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? भारत UIC और 518 EN 14363, याद रखिएगा। ये सब मानक कभी कभार पूछ लेता है जब पेपर टफ बनाता है। मानकों के अनुसार रोलिंग स्टॉक के लिए व्यापक परीक्षण सुविधा वाला पहला देश बन गया है। इस मानक के साथ ही, मतलब रोलिंग स्टॉक के लिए व्यापक प्रशिक्षण सुविधा वाला भारत पहला देश बना है। इसमें 23 किलोमीटर का मुख्य लाइन और 13 किलोमीटर मुख्य लाइन रहेगी और 13 किलोमीटर हाई स्पीड लूप और नावा में 3 किलोमीटर का त्वरित परीक्षण लूप शामिल है। तो याद रखिएगा, राजस्थान जोधपुर मंडल याद रखिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के डिजिटल पेमेंट UPI के कितने साल पूरे होने पर नागरिकों के अपने अनुभव साझा करने का आग्रह किया है? तो इसके कितने साल पूरा हो गए हैं? 10 साल। UPI के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, नेक्स्ट देख ले रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या देख लें।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, कि परिवर्तनकारी यात्रा को याद किया, जिसमें एक दशक यानी 10 वर्ष पहले शुरू किया गया था। यह भारत के डिजिटल भुगतान यात्रा और एक प्रमुख महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। पीएम मोदी ने एक्स यानी ट्विटर पर #10 years ऑफ यूपीआई ये वर्ड ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पूछा गया था कि 2022 में किसी ने क्या पोस्ट किया था और नरेंद्र मोदी ने ही कुछ पोस्ट किया था, उसी से लेकर पूछ लिया गया था। तो इसलिए बन सकता है क्वेश्चन कि उन्होंने क्या पोस्ट क्या किया था जब यूपीआई के 10 साल पूरा हुए थे। तो याद रखिएगा #10 years ऑफ यूपीआई का उपयोग करते हुए नागरिकों को उनके दैनिक जीवन में यूपीआई के प्रभाव और अनुभवों को साझा करने का आह्वान किया है। यूपीआई का पूरा नाम देख लीजिए, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका संचालन कौन करता है? इसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका भी नाम याद रखिएगा कि यूपीआई किसके अंतर्गत इसका संचालन कौन करता है? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, फुल फॉर्म पूछ लेगा, ये किसके अंदर काम करता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं, ये सब करंट का है, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है जो आजकल के लेटेस्ट पैटर्न में बन रहे एग्जाम में। अब वही पुराना नहीं, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो कहाँ पाया गया, ये सब अब चीज़ें पुरानी हो रही हैं, तो एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो रहा है। उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है, डेवलप करना है। इसका महत्व देख लीजिए, इसने भारत में नगद लेन देन को कम करके वित्तीय समावेशन को एक ऐतिहासिक गति प्रदान की है। तो यहाँ से 10 साल पूरा होने का याद रखेंगे, इनका हैशटैग याद रखेंगे, और इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया था और एनपीसी के अंदर ये वर्क करता है, एनपीसीआई के। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हम लोग इस क्वेश्चन पे एक बार चर्चा किए हैं इस क्वेश्चन पे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि अक्सर रिवीजन हो जाए। देख ले रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 31 जुलाई 2026 भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया? तो 300 गीगावाट हम लोगों ने पार कर लिया है, जो हम लोगों का लक्ष्य है 500 गीगावाट तक का। देख लीजिए, विस्तृत व्याख्या देख ले रहे हैं इसका। 31 जुलाई 2026 नवीनतम है, रिपोर्ट आया है जो उसके हिसाब से, और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 31 जुलाई 2026 तक भारत की स्वच्छ ऊर्जा जो संक्रमण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में 300.50 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली स्थापित क्षमता को पार कर लिया है। इन्होंने 500 का लक्ष्य है और 300 हम लोगों ने लगभग 60% अचीव कर लिया है, 60% अचीव किया है। यह 2030 तक लक्षित 500 गीगावाट क्षमता का 60% से अधिक है। वर्तमान में देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 552 गीगावाट है, जिसमें अब गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। तो गैर जीवाश्म यानी कि सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पवन ऊर्जा के थ्रू होता है। तो देख लीजिए किसका कितना है। भारत का 2030 तक लक्ष्य 500 गीगावाट, ये भी याद रखिएगा। गैर जीवाश्म ईंधन बनाना, ऊर्जा बनाना, क्षमता का विवरण देख लीजिए। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है 300 में सब 164.59 गीगावाट सिर्फ सौर ऊर्जा से, और पवन ऊर्जा से 58.4 गीगावाट। बाकी अन्य है, पन बिजली है, उसके बाद 57.7, पन बिजली से, परमाणु ऊर्जा से 8.78 गीगावाट है। तो आप सबसे जो ज़्यादा है वो सौर ऊर्जा का है, याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 500 गीगावाट हम लोगों का लक्ष्य है 2030 तक। अब तक हम लोगों ने कितना अचीव किया है? 300 गीगावाट। ऐसे ही पॉइंट आप लोग एक एक पॉइंट याद रखेंगे, और एक दो बार क्वेश्चन आता रहेगा बीच बीच में। मैं रिवीजन कराता रहता हूँ, 10 में से एक क्वेश्चन मैं पुराना लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन होता रहे। ये नहीं पर डे नया क्वेश्चन ही नहीं, जो 10 क्वेश्चन रहें उसमें से एक दो क्वेश्चन थोड़ा से पुराने रहें, जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा था। ये ट्रिक होता है पढ़ने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 5 नंबर क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए प्रगति बैठक की किस संस्करण की अध्यक्षता की है? तो कौन सा संस्करण है? ये है 53 नंबर का संस्करण, याद रखिएगा 53 नंबर का संस्करण, प्रगति की बैठक जो हुई है। तो चलिए देख ले रहे हैं इसके बारे में व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ की 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रेलवे, सड़क, बिजली क्षेत्रों में 9 राज्यों में फैली 30,000 है,
हाँ, 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। कितने 6 प्रमुख बुनियादी ढांचा हैं? पीएम मोदी ने मंत्रालय और राज्यों के बीच सक्रिय कार्य संस्कृति और समय सीमा का पालन पर जोर दिया है, ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके। जो इनका परियोजना है प्रगति, उसका कौन सा बैठक था? 53 नंबर का 53वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता इन्होंने किया है। याद रखिएगा, प्रगति का पूर्ण नाम है था प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली। इसका पूरा नाम याद रखिएगा आप लोग, प्रगति का। इसका उपयोग क्या है? यह एक आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के लिए डिजाइन किया गया है। कोई योजना है कुछ है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसे तेजी से काम करें, यही इसका उद्देश्य है। मुख्य फोकस इसमें क्या था? इसके साथ ही बैठक में साइबर सुरक्षा, विशेषकर जो डिजिटल अरेस्ट आजकल हो रहे हैं मोबाइल के थ्रू, और कृषि डेटा के एग्री स्टॉक की समीक्षा भी की गई है। तो याद रखिएगा 53 नंबर का है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है राज्यों के साथ, ताकि वर्क जो भी हम देश में कोई योजना हो उसको तेजी से हो सके, राज्य और केंद्र सरकार मिला। ये आज का ही न्यूज है, आज या कल में ही शायद योगी बाबा कहीं भाषण दे रहे थे, उन्होंने ये घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अगले 6 महीनों में कितनी सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है? तो 1 लाख। उन्होंने कहा 1 लाख नियुक्ति पत्र और दिया जाएगा। ये देख लीजिए। हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में पेपर लीक विवादों के बीच की जो हो रहा है इस समय, युवाओं तक पहुंच बनाने के प्रयास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, राज्य सरकार अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेगी। लगभग 1 लाख नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह घोषणा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विभाग में 3,400 जो 46 तकनीकी सहायता और यूपी SSS से द्वारा चयनित जो 126 मंडी सचिवों की नियुक्ति पत्र सौंपते हुए किया गया है। जो कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, उन्हीं में उसमें ही योगी जी ने ये घोषणा किया है। योजना का नाम देख लीजिए, रोजगार मिशन क्या है? इसके तहत अभियान चलाया जा रहा है कि युवाओं को रोजगार देना। पिछला रिकॉर्ड क्या था? सीएम योगी के अनुसार 9 वर्षों में यूपी सरकार ने पारदर्शी तरीके से लगभग 9.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। वैश्विक रोजगार, यूपी में लगभग 5,000 युवाओं को हाल ही में अच्छे वेतन पैकेज पर इजराइल में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो चलिए, ये इनका योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कल। तो निर्मला सीतारमण ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हाल ही में किन 2 देशों की 9 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो ये कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इनके बारे में देख लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाने और निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए कनाडा और अमेरिका की 9 दिवसीय यात्रा पर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ऐसे हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं। 14वां भारत रूस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो है अभ्यास इंदिरा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किस जगह हुआ है? बीकानेर, राजस्थान। ज़्यादातर यही होता है जो युद्धाभ्यास होता है, बीकानेर राजस्थान में। चलिए इसके बारे में विस्तृत याद कर ले रहे हैं। याद रखिएगा, इंदिरा भारत और रूस के बीच होता है और ये कहाँ पे हुआ है? बीकानेर राजस्थान में। तो पहली बात तो आप इंदिरा का नाम याद रखेंगे, उसके बाद बीकानेर और राजस्थान। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग केवल क्रेता विक्रेता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संयुक्त अनुसंधान और उत्पादन का रूप ले चुका है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 14वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंदिरा राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है। इस सैन्य अभ्यास में दोनों पक्षों ने 250 से अधिक सैन्यकर्मियों ने हिस्सा लिया। तो 250 से अधिक जो सैनिक थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और ये अभ्यास हुआ है। और देख लीजिए क्या क्या है। देख लीजिए, जापैड 2025 भारतीय सशस्त्र बलों, थल, वायु और नौसेना के 65 कर्मियों ने रूस की निझनी नोगोरोड में जापैड 2025 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास में भी भाग लिया था। याद रखिएगा, इसका नाम है जापैड। इस युद्धाभ्यास का नाम है। रक्षा उत्पादन के देख लीजिए क्या है।
भारत ने T-90 टैंक और Su-30 MKI विमान जैसे रूसी रक्षा प्लेटफार्म किए जाते हैं। INS तमल देख लीजिए क्या है, ये तो रक्षा क्षेत्र रूसी के जो हैं, रूस के इसमें किए गए थे। और INS तमल रूस के केलिनिग्राद एक जगह है, केलिनिग्राद में भारत के नवीनतम स्टील मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल को भी कमीशन किया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, INS तमाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसका आंसर चूज के बताइएगा। भारत की 300 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान कितना है? हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कितना है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का है तो आप लोग बताएंगे कि इस बार कितना है, इस मतलब जितना 300 गीगावाट है उसमें सौर ऊर्जा कितना योगदान है। तो बाकी हम लोग कल मिलते हैं आपसे। बाय एंड टेक केयर। आपका दिन मंगलमय हो।